नमस्ते बच्चों, मैं कृति सांगानी सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल, जो आपकी एजुकेशन चैनल है उसमें आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले क्लास में हमने ऑब्जेक्टिव पेपर स्टाइल का अभ्यास किया था, ठीक है। आज हम इस क्लास में सब्जेक्टिव पेपर स्टाइल को समझेंगे। यहाँ पर मैं पहले क्लास में आपको चैप्टर नंबर 1 से 3 का फिर से पुनरावर्तन करवाऊंगी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला काव्य है बेटी, जो एक कविता है। यहाँ पर बेटी अपनी मनोकामना प्रस्तुत करती है कि मैं बेटी हूँ तो क्या हुआ। वो बताती है कि मैं बेटी हूँ तो क्या हुआ, मैं पढ़ूंगी, लिखूंगी, इस दुनिया को समझूंगी, मैं अपना विकास करूंगी और आगे बढ़ूंगी। मैं आगे बढ़कर लोगों का सहारा बनूंगी। जिस तरह आसमान में चांद चमकता है, उसी प्रकार मैं धरती पर चमकूंगी। मैं धरती पर चमकूंगी और उजाला करूंगी। यानी कि मैं इतना पढ़ूंगी, इतना लिखूंगी, इतना समझूंगी कि मैं इस पूरे देश दुनिया का व्यवहार अच्छे से समझ पाऊँ। मैं उन लोगों को समझने का प्रयास करूंगी। इतना ही नहीं, मैं और आगे बढ़ूंगी और मैं अपना नाम करूंगी। जिस प्रकार चंदा चमकता है, उसी तरह इस धरती पर मैं चमकूंगी। मैं फूलों की तरह खिलूंगी और इस संसार की बुग्या में अपनी सुगंध फैलाऊंगी। मैं बेटी हूँ तो बेटी क्या हुआ, मैं आगे ही आगे बढ़ती रहूंगी। जब मैं अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊंगी, तब मैं खुशी के मारे नाचूंगी और गाऊंगी। मैं बेटी हूँ तो बेटी क्या हुआ। तो यहाँ पर बेटी की मनोकामना प्रकट हुई है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2, हम भी बने महान। यह एक प्रेरक प्रसंग है। यहाँ पर 4 प्रेरक प्रसंग दिए गए। पहला है कर्तव्य। एक बालक मेले में से 2 रुपये का एक शिवलिंग खरीदता है। उसके बाद उसके पास एक चवन्नी बचती है। जब वो शिवलिंग लेकर घर जा रहा था, तभी रास्ते में एक से छोटा सा बालक रोते हुए दिखाई देता है। तब वो बालक उस बच्चे से पूछता है कि भला तुम क्यों रो रहे हो। तो वो बच्चा बताता है कि मेरे पास एक चवन्नी थी जो कहीं खो गई, अब मेरी माँ मेरे को डांटेगी। तब वो बालक उस बच्चे को अपने पास जो चवन्नी बची हुई थी वो उसे दे देता है। फिर वो आगे बढ़ता है। जब वो रास्ते से गुजर रहा था, तभी एक बालक एक मोटर कार से टकराने वाला था, क्योंकि वो बालक उस मोटर कार से बिल्कुल अनजान था। तब यह शिवलिंग खरीदे हुआ बालक उस बच्चे की जान बचाता है। जब वो उसकी जान बचाता है, तब उसके हाथ से वो शिवलिंग गिर पड़ता है और वह टूट जाता है। इस घटना के दौरान बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। तभी उसी में से कोई एक बताता है कि अरे रे, बेचारे ने कितने प्यार से शिवलिंग खरीदा था, लेकिन टूट गया। तब वो बालक बताता है कि शिवलिंग से ज़्यादा किसी इंसान की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। शिवलिंग टूट जाने से मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि मनुष्य की जान शिवलिंग से ज़्यादा कीमती है। यही बालक आगे जाकर स्वामी विवेकानंद से प्रसिद्ध हुआ। तो बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि मनुष्य का जीवन बहुत मूल्यवान है दूसरी चीजों की तुलना में, ठीक है। और हमारा सबसे पहला कर्तव्य है दूसरों की सहायता करना। अब बात करते हैं दूसरे प्रसंग की। नियम सबके लिए है। एक बार पूना की न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में एक समारोह का आयोजन हुआ था। उस समारोह में एक स्वयंसेवक नियुक्त किया गया था और उसे बताया गया था कि जिसके पास निमंत्रण पत्रक है, उसी को इस समारोह में प्रवेश देना है। उस समारोह के मुख्य अतिथि थे श्री
महादेव गोविंद रानडे। जब वो समारोह में आते हैं तब उसके पास निमंत्रण पत्रक नहीं था। तब स्वयंसेवक उसे वहीं पर अटका देते हैं और बताते हैं कि आप अंदर नहीं जा सकते क्योंकि आपके पास निमंत्रण पत्रक नहीं है। यह दृश्य स्वागत समिति के सदस्य देख रहे थे, इसीलिए वो स्वयंसेवक के पास आते हैं और महादेव जी को अंदर ले जाने का प्रयास करते हैं। लेकिन स्वयंसेवक उस सदस्य को, समिति के सदस्य को कहते हैं कि भला आप ही मेरे काम में बाधा डालेंगे तो मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा पाऊंगा। यहाँ पर नियम सबके लिए है, आम आदमी हो या महान कोई अतिथि हो, नियम सबके लिए बराबर होते हैं। तो यह स्वयंसेवक आगे जाकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब बात करते हैं तीसरे प्रसंग की, सफलता का रहस्य। अंडर 14 टूर्नामेंट का एक आयोजन हुआ था जिसमें बहुत सारे खिलाड़ी कप्तान के साथ अहमदाबाद आए हुए थे। सभी लोग कप्तान मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए चले जाते हैं, लेकिन कप्तान दिखाई नहीं दे रहा था। सभी टीम मेंबर कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए चले जाते, लेकिन किसी को कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था। तब सभी लोग सोच में पड़ गए। कोच मैनेजर ने टीम के सदस्यों को पूछा कि कप्तान भला कहाँ है। सब लोग उसे ढूंढने में लग जाते हैं। तब एक खिलाड़ी कमरे की बालकनी में जाता है और वहां से देखता है कि कप्तान एक हाथ से बॉल फेंक रहा है और दूसरे हाथ से जो बॉल वापस आ रही है दीवार से टकराकर उस पर बैट फटका रहा है, यानी कि बल्ले को फटका रहा है। यह दृश्य देखकर उसे आश्चर्य होता है कि हम तो टीम में खेलने के लिए आ गए, लेकिन यह तो कितनी मेहनत करता है। फिर सभी लोगों ने उस कप्तान से पूछा कि आपकी सफलता का रहस्य क्या है। तब उसने बताया कि मैं प्रत्येक मैच 3 बार खेलता हूँ, एक प्रैक्टिस के रूप में, दूसरा मैदान में और तीसरा मूल्यांकन के रूप में कि मैंने मैदान में कौन सी गलती की है। और वह कप्तान और कोई नहीं था, सचिन रमेश तेंदुलकर था, जो आज क्रिकेट जगत का भगवान बन गया है। उसने बहुत सारे रन किए हैं। यहाँ पर उसने बताया है कि पूरी लगन, पूरा ध्येय और एकाग्रता हमारी सफलता को परिपूर्ण करता है। अब बात करते हैं चौथे प्रसंग की। हजरत अली राज के खजाने की जांच करने के लिए गए थे। रात का समय था, इसीलिए उसने मोमबत्ती जलाई थी और वह हिसाब करने में जुटे हुए थे। तभी 2 सरदार अपने निजी कार्य के लिए उनसे मिलने के लिए आते हैं। वह उन्हें बैठने के लिए कहते हैं। फिर हजरत अली मोमबत्ती बुझाकर वहाँ से वापस आते हैं जब उसका काम खत्म हो जाता है और अपनी टेबल पर आकर वह दूसरी मोमबत्ती जलाते। ये दोनों सरदार यह दृश्य देख रहे थे। वो आश्चर्य में पड़ गए कि एक मोमबत्ती बुझाकर उन्होंने दूसरी मोमबत्ती क्यों जलाई होगी। तभी एक सरदार विनयता से हजरत अली से पूछते हैं कि भला आपने वो मोमबत्ती बुझाकर यह मोमबत्ती क्यों जलाई। तब हजरत अली ने बहुत नम्रता से जवाब दिया कि पहले मैं राज का काम कर रहा था, इसीलिए मैंने राज के काम की मोमबत्ती जलाई। अब मैं आपके साथ अपना निजी कार्य कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने खुद की मोमबत्ती जलाई। अगर मैं वही मोमबत्ती जलाता तो मैं हरामखोर कहलाता, मैं लालची कहलाता और मुझे हरामखोर कहलाना पसंद नहीं है। तो बच्चों, यहाँ पर ये चारों प्रेरक प्रसंग हमारे जीवन में बहुत कुछ सीख दे जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 3, सच्चा हीरा।
जो एक कहानी है। गांव के कुएं की जगत पर बहुत सारी स्त्रियां पानी भरने के लिए इकट्ठी हुई थी। वो आपस में इधर उधर की बातें कर रही थी। बातें करते करते बात बेटों पर जा पहुंची। प्रत्येक स्त्री अपने बेटों की तारीफ कर रही थी और पहली स्त्री बताती है, मेरा बेटा तो गंधर्व सा गायक है। उसका कंठ इतना मधुर है कि लोग बड़े चाव से उसकी आवाज सुनते हैं। मेरा बेटा बहुत सुंदर गाता है। तब दूसरी स्त्री भला क्यों चुप रहती? वो कहती है कि मेरा बेटा तो आधुनिक युग का भीम है। वो बहुत शक्तिशाली और बलवान है। वो अच्छे को पछाड़ देता है। तब तीसरी स्त्री कहती है कि मेरा बेटा तो बृहस्पति का साक्षात अवतार है। वो जो कुछ भी पढ़ता है अच्छे से रट लेता है, मानो उसके गले में सरस्वती का निवास हो। तब उसके साथ चल रही चौथी स्त्री ऐसे ही चल रही थी। तब वो तीनों स्त्रियों ने कहा कि भला तुम क्यों अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं बताती? तब चौथी स्त्री ने कहा, मैं क्या अपने बेटे के बारे में बताऊं? ना तो वो गंधर्व सा गायक है, ना बृहस्पति का अवतार है, ना भीम सा बलवान है, लेकिन मेरा बेटा मेरा लाडला बेटा है। जब वो चारों स्त्री पानी भरकर घर की ओर जा रही थी, तभी पहली स्त्री का बेटा वहां से गुजरा। वो कुछ गुनगुना रहा था, लेकिन उसकी माँ की ओर उसने देखा भी नहीं। फिर बाद में दूसरी स्त्री का बेटा वहां से निकलता है, वह भी अपनी माँ की ओर देखता भी नहीं है। फिर तीसरी स्त्री का बेटा वहां से निकलता है, वो कुछ श्लोक गुनगुनाता है। तीसरी स्त्री बताती है, यही मेरा बेटा है, लेकिन वह भी अपनी माँ की ओर देखता भी नहीं है। बाद में चौथी स्त्री का बेटा वहां से गुजरता है। वो अपनी माँ के पास आता है और कहता है, लाओ माँ, मैं तुम्हारा घड़ा ले लूं और घर पहुंचा दूं। उसकी माँ उसे मना करती है, फिर भी वो घड़ा उठा लेता है और घर की ओर चल पड़ता है। इन चारों स्त्रियों के पीछे एक वृद्ध महिला आ रही थी, जो कब से इन चारों की बात सुन रही थी। उन्होंने कहा कि यही सच्चा हीरा है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारी ये तीनों इकाई खत्म होती है और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये तीनों इकाई अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो बच्चों, अब हम सब्जेक्टिव पेपर स्टाइल की ओर आगे बढ़ते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न होगा, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। यहाँ पर 6 प्रश्न दिए गए होंगे, प्रत्येक का एक गुण होगा। मैंने यहाँ पर 4 प्रश्न लिए हैं। नरेंद्र बड़ा होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो नरेंद्र बड़ा होकर स्वामी विवेकानंद नाम से प्रसिद्ध हुआ। बेटी कहाँ चमकना चाहती है? बेटी धरती पर चमकना चाहती है। सचिन तेंदुलकर के पिता का नाम क्या है? सचिन तेंदुलकर के पिता का नाम रमेश है। दूसरी स्त्री ने अपने बेटे को क्या बताया? दूसरी स्त्री ने अपने बेटे को आधुनिक युग का भीम बताया। बच्चों, इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग प्रश्न हो सकते हैं। आपको इस सारी इकाई को अच्छे से पढ़ना है और उसका अभ्यास करना है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। 2-3 वाक्य में उत्तर दीजिए। यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए होंगे, आपको 2 ही प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। प्रत्येक का 2-2 गुण होगा, यानी कि टोटल 4 मार्क्स के प्रश्न होंगे। यहाँ पर मैंने उदाहरण के तौर पर एक प्रश्न लिया है। चौथी स्त्री का बेटा वास्तव में सच्चा हीरा था, कैसे? क्योंकि यहाँ पर 4 स्त्री अपने बेटों के बारे में बताती है। पहली स्त्री का बेटा गंधर्व सा गायक है, दूसरी स्त्री का बेटा आधुनिक युग का भीम है और तीसरी स्त्री का बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। लेकिन इन तीनों स्त्रियों के बेटे में अच्छी
ताकत होने के बावजूद भी उसमें नम्रता और विनय के बिल्कुल गुण नहीं है। जबकि चौथी स्त्री का बेटा ना तो बृहस्पति का अवतार है, ना आधुनिक युग का भीम है और ना गंधर्व सा गायक है, फिर भी उसके पास विनम्रता, सच्चाई, प्रामाणिकता और सरलता जैसे गुण है। इसकी वजह से वो एक सच्चा हीरा कहलाया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। समानार्थी शब्द लिखिए। यहाँ पर आपको 4 समानार्थी शब्द दिए गए होंगे। आपको चारों 4 लिखने हैं। प्रत्येक का आधा गुण होगा। यहाँ पर 2 मार्क्स के समानार्थी शब्द होंगे। नीड तो घोंसला, पछाड़ना यानी कि हराना। फिर लिया है विलोम शब्द यानी कि विरुद्धार्थी शब्द, वो भी 4 होंगे। प्रत्येक का आधा आधा मार्क्स होगा। आपको चारों 4 लिखने हैं। 2 मार्क्स के हो गए टोटल। सफल तो निष्फल, धरती तो आसमान। फिर है शब्द समूह। बच्चों मैं बता दूं कि आपकी पाठ्य पुस्तक में शब्द समूह नहीं दिए गए हैं, लेकिन शब्दार्थ में से मैंने बहुत सारे शब्द समूह लिए हैं। आपको वो शब्दार्थ को रटना है, क्योंकि उसी में से समानार्थी शब्द भी आएंगे, विलोम शब्द भी आएंगे और शब्द समूह भी आएंगे। जैसे कि मैंने उदाहरण के तौर पर एक लिया है, सेवा की भावना से काम करने वाला कौन? कि स्वयं सेवक। अब बात करते हैं की मुहावरे। यहाँ पर 2 मुहावरे दिए गए होंगे। प्रत्येक का एक एक गुण होगा। आपको दोनों मुहावरे लिखने हैं। पहला है दंग रह जाना यानी कि चकित रह जाना। दूसरा है कदम चूमना यानी कि प्राप्त होना। फिर ई प्रश्न होगा अनुवाद यानी कि मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। या तो परिच्छेद होगा हिंदी में, आपको उसका गुजराती में अनुवाद करना है, ठीक है। या तो कोई वाक्य हो सकते हैं, उसका आपका गुजराती में अनुवाद करना है। मैंने उदाहरण के तौर पर यहाँ पर एक वाक्य लिया है, अन्याय को सहन न करना यानी कि अन्याय सहन नहीं करवानो। फिर क्वेश्चन नंबर 3 अ। यहाँ पर संज्ञा, विशेषण, ब लिंग, क वचन, ड क्रिया और काल यानी कि ग्रामर पोर्शन होगा। संज्ञा हो सकती है, विशेषण हो सकता है, वचन, लिंग, फिर क्रिया, काल, सब कुछ हो सकता है। आपको इस ग्रामर को अच्छे से अभ्यास करना है। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं, विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के कितने भेद हैं, ये सारी बातें आपको अच्छे से अभ्यास करनी है। काल कितने हैं, काल के भेद बताइए, ठीक है। फिर ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा पहचानिए, या यह भी हो सकता है कि निम्नलिखित वाक्यों की संज्ञा का प्रकार बताइए। फिर यह भी हो सकता है कि निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण पहचानिए, या तो निम्नलिखित विशेषण का प्रकार बताइए। फिर यह भी हो सकता है कि निम्नलिखित वाक्यों से क्रिया छांटिए, यानी कि आपको क्रिया बतानी है। या यह भी हो सकता है कि निम्नलिखित वाक्यों का लिंग परिवर्तन करके फिर से वाक्य लिखिए। यह भी हो सकता है कि निम्नलिखित वाक्य के वचन बदलिए, या यह भी हो सकता है कि निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तन कीजिए, या तो यह भी हो सकता है कि निम्नलिखित शब्दों के वचन परिवर्तन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इन सारे ग्रामरों का अच्छे से अभ्यास करना है, ठीक है। फिर अंतिम क्वेश्चन होगा अ और ब, निबंध, पत्र और कहानी। निबंध में आपको 2-3 विषय दिए गए होंगे। आपको जिस विषय पर अच्छे से लिखना आता है, आपको उस विषय का चुनाव करना है और उसी पर निबंध लिखना है, पैराग्राफ परिच्छेद करके, ठीक है। फिर यह पत्र हो सकता है, तो आपको पत्र का ढांचा अच्छे से पता है। पहले नाम होगा, फिर आपका पता होगा, फिर आप अभिवादन करेंगे जिसे पत्र लिख रहे, फिर पत्र लिखने का कारण दर्शाएंगे, उसके नीचे पत्र का पूरा विवरण होगा और अंत में समाप्ति होगी।
और आपके हस्ताक्षर होंगे। ठीक है, फिर होगी कहानी। यहाँ पर आपको रूपरेखा दी जाएगी। रूपरेखा के आधार पर ही आपको कहानी लिखनी है। ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ पर आशा करती हूँ कि ये सब्जेक्टिव पेपर स्टाइल आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे वर्कशीट लिखने में आपको आसानी रहेगी। बच्चों मैं बता दूं कि ऑब्जेक्टिव के 2 वीडियो होंगे और सब्जेक्टिव के 2 वीडियो होंगे, लेकिन 2 वीडियो के बीच एक ही वर्कशीट होगी, यानी कि ऑब्जेक्टिव की एक वर्कशीट और सब्जेक्टिव की एक वर्कशीट, यानी कि वीडियो 4 होंगे और वर्कशीट 2 होगी। तो बच्चों फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।